हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी एनसीईआरटी कक्षा 8 की कंप्लीट कराने वाला हूं, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हुए हैं। पिछले वीडियो से आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी लाया हूँ जो ज्योग्राफी की है कक्षा 8 की। ज्योग्राफी कक्षा 8, 9, 10 तीनों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सबके लिए है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जिसकी हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब जो स्पेशल सब्जेक्ट है उनका 11, 12 में उनके लिए भी, और जिनके जीएस पोर्शन उनके लिए भी, 1 to 5 में है उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइप के पीडीएफ लेने के लिए ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो मेरे टेलीग्राम चैनल है ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले वीडियो को अच्छे से पढ़िए, सुनिए। सुन के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिमाग पे बैठ जाती हैं। उसके बाद से आप क्या करिए, पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, इसी पीडीएफ को बार बार पढ़ना है, वीडियो को बार बार देखने हैं। वीडियो को जितना बार देखेंगे उतनी चीज़ें आपकी समराइज होती जाएंगी, दिमाग पे बैठती जाएंगी, सेट होती जाएंगी। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 1 है, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, सॉरी आ गए हम यहाँ पे। उस चैप्टर का नाम है संसाधन। क्या नाम है? संसाधन, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है, ठीक है ना। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। संसाधन को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। क्लियर है ना। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप वास्तविक संसाधन हैं। क्लियर है ना। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम लद्दाख में पाया गया है। संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। संभाव्य का मतलब आपको पता ही हो, जिसकी संभावना व्यक्त की जाती है इन फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड के पवन फार्म में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन फार्मिंग सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? ये क्या डेफिनेशन दे रहा? नीदरलैंड में। इसी प्रकार पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर भी देखे जा सकते हैं। ये यहाँ पर भी भारत में मिलते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो ये निर्जीव वस्तु होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टान, खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन है, ठीक है ना। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे जल हो, मृदा, सौर तथा पवन ऊर्जा। ये सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन के स्रोत हैं। मतलब ये नवीनीकृत होते रहते हैं। ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है। कहने का मतलब ये देखिए, जो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है ना, मैंने वही लिखा है, और मैं उन चीज़ों को समझाने की कोशिश जरूर करूंगा कि मैं अपने स्तर से काफ़ी अच्छे से आपको समझा सकूं। जितना मेरे पास क्षमता है, बुद्धि है, भगवान ने जो विवेक दिया है मुझे, उतने हिसाब से मैं आपको समझा लूंगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पाएंगे, और इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ ना देखने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप इन वीडियो को देखें, बातों को समझें, फिर पीडीएफ पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार सीमित है, और नवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मतलब हो सकता है कि कुछ दिन के बाद से खत्म हो जाए, इनका यूज ज़्यादा होने लगेगा, तो नवीकृत होने में ज़्यादा समय लगते हैं। इनको दोबारा होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका कोयला खत्म हो गया,
तो इसको होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या तथा योग्यता शारीरिक एवं मानसिक से है। मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां से आपको क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे हैं जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ये सब के सब सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, ये भी उसी में है। पर्यावरण के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा रखना, उनके पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, ये सभी के सभी सतत पोषणीय के सिद्धांत हैं। इनको दिमाग पे रखिए। इस चैप्टर से इतना ही थे, इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं है। इस रिलेटेड से इस चैप्टर से आपको एमसीक्यू मिलेगा। आपको देखिए एमसीक्यू में क्या है कि कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो पहला है उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। मात्रा से कोई संसाधन को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। संसाधन है, इनका उपयोग क्या है, संसाधन वही है ना कि इनका मूल्य क्या है, इनसे निर्धारित किया जाता है संसाधन। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो ये बताइए कैंसर उपचार की औषधियां। तो कैंसर उपचार की औषधि से दवाई मेडिसिन हम ही लोग तो बनाते हैं, मानव निर्मित संसाधन है कि नहीं है? झरने का जल तो प्राकृतिक है और उष्णकटिबंधीय ये भी प्राकृतिक है, तो ये तो होगा नहीं, दोनों नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कैंसर उपचार की औषधियां होंगी। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है आपका जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ा जैव संसाधन होते हैं जो जीव जंतु पौधों ये सारी चीज से उत्पन्न होते हैं, वो आपके जैव संसाधन होंगे। मनुष्य द्वारा निर्मित तो जैव संसाधन होंगे ही नहीं, निर्जीव वस्तु में तो वही चीजें होंगी क्योंकि वो निर्जीव ही हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 आपका है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और संसाधन। चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं हम। कुछ कुछ चैप्टर आपको बहुत छोटे मिलेंगे, कुछ कुछ चैप्टर आपके बहुत बड़े मिलेंगे। देखिए तंजानिया किसका पार्ट है? अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है ना? और विश्व की लगभग 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर, मतलब आपकी मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में 90 लोग भूमि क्षेत्र के मात्र 30% हिस्से पर रहते हैं और से 70% भूमि पर विरल जनसंख्या या निर्जन है, मतलब कि बहुत कम जनसंख्या या तो बिल्कुल खाली है। ठीक है ना? अब आइए चयनित देशों की भूमि उपयोग। इसमें क्या करना है आपको? इसमें देखना है कि जो आपके देश दिए हुए ना, देश, ये देश हैं और इनकी फसल भूमि कितने परसेंट है, चारागाह कितने परसेंट है, वन कितने परसेंट है, अन्य उपयोग क्या है इनके। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले देखते हैं भारत का। भारत की फसल भूमि 57% है, बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है। 4% मात्र इसमें चारागाह है और 22% पे मात्र आपकी वन है, यही सबसे कम है। ये कम से कम 33% होना चाहिए। अकॉर्डिंग डेटा 33% होना चाहिए, जो हमारे भारत में 22% है और अन्य उपयोग में आपका 70% जाता है। और इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे मान लीजिए चाइना का देखते हैं, चीन का। तो चीन का मात्र 10% फसल भूमि है और चारागाह इस पे मात्र इसके 34% है। इसका वन तो मेरे से भी कम है, 14% पे। अन्य उपयोग में मतलब ये जाहिर सी बात है, ये व्यापार मतलब अपनी बिल्डिंग सारी चीजें कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं, यही अन्य उपयोग में आएंगी। बहुत सारी चीजें आएंगी जो 42% है। कनाडा आपका मात्र 5% फसल भूमि है, 4% चारागाह है, 39% वन है और 52% क्या है, अन्न उपयोग है। अब देखते हैं अमेरिका का क्या हाल है। अमेरिका का हाल ये है कि 21% पे मात्र फसल भूमि है, 26% चारागाह है और 32% वन है। इसका तो वन अच्छा है, इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा होगा, ठीक है ना? अन्य उपयोगी की 21% है। ये आपका ठीक ठाक है, एवरेज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ का। और भी चीजें होंगी, पीडीएफ आपको दी हुई, आप पढ़ लीजिएगा। 3-4 चीज इंपॉर्टेंट थी, मैंने पढ़ा दिया है। क्लियर है ना? सबसे ज्यादा जो है ना, एक इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, जो ब्राजील है, ब्राजील का वन क्षेत्रण ज्यादा है, मतलब 66% पर वन ही है। मात्र 9% फसल की भूमि है और 20% चारागाह है, 5% अन्य उपयोग की चीजें हैं ब्राजील में। नहीं, सबसे ज्यादा वन आपके ब्राजील में है। 66% भूमि के 66% हिस्सों पे भूमि वन पाया जाता है। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे
कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था। उसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क जो 200 मीटर तक का भाग कंप्लीटली नष्ट हो गया था। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट ये है कि किन्नौर कहाँ पड़ता है, तो किन्नौर जिला कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। या पूछ सकता है कि रेकांग पीओ कहाँ का है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश का है, ये पूछ सकता है। राष्ट्रीय महामार्ग 22 की जो 22 थी, जो पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क थी, वो नष्ट हुआ था, ये पूछ सकता है इसमें। भूस्खलन की रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है दी गई हैं। पहला क्या है, भूमि को खिसकाने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सतही अपवाह हो, झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अब इसमें जो भी चीजें हैं ना, जैसे मान लीजिए प्रतिधारी दीवार क्या होता है, दीवार मतलब बना करके वहां पे इन फ्यूचर के लिए बसाने का भी काम किया जाता है, जो वो चीजें सुरक्षित की जाती हैं, तो भूमि वहां पे बच जाती है। दोनों तरफ से दीवार डाल दिया जाता है, जिससे पानी आए, वर्षा हो, बाढ़ आए तो वो चीजें दह ना सके, ठीक है ना, बना ली जाती हैं इस टाइप का। अब आइए यहां से हम देखते हैं नेक्स्ट, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट में, कलर हम चेंज कर लेते हैं। मृदा अपरदन तथा यहां से है कि मृदा निर्माण के कारक मुख्य जो हैं वो जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा अपरदन तथा क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय तथा प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मल्च क्या होता है, तो मल्च वो चीज होता है कि पौधों के बीच अनवरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से उसको ढक देना। वेदिका फार्म क्या होता है, यह लगभग तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं, ढाल नुमा जहाँ पे खेत होंगे वहां पे, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना, वहां पर भी पानी और खाद आसानी से पहुंच सके। इनसे पृष्ठीय प्रवाह तथा मृदा अपरदन कम हो सकता है। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी कम मतलब नुकसान होगी, वहां से जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सब के सब है ना मृदा अपरदन को रोकने के हैं, ये सब उपाय हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये फार्मिंग की जाती है, हम चीजों को कैसे बनाएं, कैसे बचाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेदिका फार्म, यह तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ये मैंने बता दिया है आपको। समुच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, तटीय प्रदेशों तथा शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यानी पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष को लगा करके हम मृदा आवरण को बचाते हैं। इस प्रकार की विधि जो कहलाती है वो रक्षक मेखला कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। अब आइए समोच्च रेखीय रदिकाएं, इसमें क्या होता है कि जो पत्थर घास मृदा का उपयोग रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, समोच्च रेखीय कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। महासागर पृथ्वी के 2/3 भाग ढके हुए हैं और लवण जल 2.7% ही है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पढ़ा कि 3/4 भाग कंप्लीटली जल से ढका है, महासागर का लगभग 2/3 भाग ढके हुए हैं लगभग पृथ्वी का, और लवण जल का मतलब होता है जो पीने योग्य न हो, जैसे खारा पानी इस टाइप का हो। और लवण जल का मतलब कि इन चीजों से बड़े मतलब मैंने गलत बता दिया, लवणीय नहीं और लवण जल में नमक न घुला हो, वो मात्र 2.7% ही है, जिसमें से 1% और लवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब 2.7% में नदियां भी आ जाएंगी,
भाई नदियां तो खारी नहीं होती है ना, नदियों के जल तो मीठे होते हैं। अब वो अलग बात है कि नदी को आप गंदा कर दीजिए, अलग, ये तो अलग मैटर हो गया। लेकिन अलवण जल का मतलब ये होता है जो लवणी ना हो, जो खारा, जिसका पानी खारा ना हो। ठीक है ना। ये डेटा है, डेटा बहुत ज्यादा पूछ रहा है बीपीएससी में यार, उसको आप लोग बहुत ध्यान ध्यान पे रखिएगा, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। 1975 में मानव उपभोग के लिए जल की खपत लगभग 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो गई है। मतलब मान के चलिए लगभग 2.25 गुना। ठीक है ना। एक टपकता जल एक वर्ष में 1200 लीटर का जल व्यर्थ करता है। अरे बाप रे बाप। आप लोगों ने देखते घरों में जो टूटियां होती है ना, खुल जाती हैं और टप 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 पानी चूता रहता है, या कहीं जाते होंगे तो सड़कों पे देखते होंगे, वहां से पानियां चूती रहती हैं, टपकता रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक वर्ष में 1200 लीटर जल हमारा खराब होता है। सोचिए, आप लोग जहां भी जाएं इस टाइप का हो तो आप उसको बंद करने की कोशिश जरूर करें। अलवणीय जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है, यह पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल का मतलब महासागरों के जल, समुद्रों के जल स्थिर रहती है, और यह पृथ्वी के सबसे बहुमूल्य पदार्थों में से एक माना जाता है। सौराष्ट्र प्रदेश में जल बाजार लगता है। सौराष्ट्र आपको पता ही होगा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है ना। हाँ, सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात का पार्ट है। तो ये था कि सौराष्ट्र प्रदेश जो है ना वो आपका गुजरात में पड़ता है, वहां पे एक जल बाजार लगता है, मतलब पानी की कमी है। जहां से क्या होता है, लगभग 1.25 लाख जनसंख्या जो होती है ना, वो अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदती है, खरीद करके अपना काम करती है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, क्या, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। क्लियर है ना। वाष्पीकरण की, मतलब ये वाला पॉइंट इसके लिए था। वाष्पीकरण की अधिक दर वाली शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का उपयोग किया जाता है। पानी की कमी होती है, आपको पता है ड्रिप, जो आपकी ड्रिप प्रणाली है ना, उसमें आपको पानी थोड़ा सा कम लगता है। भारत के पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। कहाँ, भारत के पूर्वी में और उत्तरी पूर्वी में, यहाँ पर बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 800 लीटर जल बचाने के लिए ही काफी है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझाता है। आजकल आप लोगों को पता होगा कि गिद्ध की संख्या कम होती जा रही है। जो गिद्ध है ना वो पशुओं के खाने से मर रहे हैं। खाने से मरने क्यों रहे हैं, जो पशु है ना वो दर्दनाशक गोली होती है डाइक्लोफेनेक, उनको खाने से उनकी मृत्यु होती है, और वो दवाएं उनके पेट में रहती हैं जो गिद्ध खाता है, और गिद्ध खाने उनका मांस खाएगा। मांस खाने की वजह से वो उस दवा को उसके अपने पेट में ले गया, जो उसको नुकसानदायक होती है, और कुछ दिन के बाद से गिद्ध की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन चीज़ों का संरक्षण भी आपको किया जा रहा है। आपको पता है कि गिद्ध संरक्षण केंद्र आपको उत्तर प्रदेश में भी बनाया गया है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि विश्व की वनस्पति का मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म, चौथा है टुंड्रा। क्लियर है ना, 4 वर्गों में रखा गया है। पॉइंट है आपके सामने कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होती है। मांस नहीं है, मांस है। सदा हरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में पत्तियां
एक साथ नहीं गिरते, गिरते तो सबकी पत्तियां हैं लेकिन वो एक साथ नहीं गिरेंगे। आपको लगेगा कि हमेशा की हमेशा पत्तियां हैं, मतलब एक दो गिरेंगी फिर आराम से एक तरफ से निकलती जाएंगी, एक तरफ से गिरती जाएंगी, मतलब कंप्लीट नहीं गिरेगा वो, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं सदा हरित वन। क्लियर है ना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, CITES। इसका क्या है, द कंजर्वेशन ऑन द इंटरनेशन ट्रेड इन, कह रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है ना। ये एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है जो ऐसे प्राणियों और पक्षियों की सूची तैयार की जो खतरे में, तथा उन प्राणियों तथा पक्षियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। मतलब जो इंडेंजर्ड खतरे में है प्राणी पक्षियां, वो क्या हैं, उन पे व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है। मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 5000 जातियां तथा पौधों की लगभग 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। मतलब ये जो रक्षित की गई होंगी, इन वाले पे कोई भी आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है। जैसे मान लीजिए भालू है, भालू का व्यापार नहीं कर सकते हैं, डॉल्फिन का नहीं कर सकते हैं, कैक्टस का नहीं कर सकते हैं, प्रवाल का, आर्किड का, एलो का, ये सभी चीजें है ना जिन पे प्रतिबंधित है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं। जैवमंडल क्या होते हैं, जैवमंडल यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है, ठीक है ना। इस चैप्टर का MCQ देखते हैं। इस चैप्टर का MCQ है, कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मृदा का निर्माण कारक समय होना चाहिए, निर्माण कारक जैव पदार्थ होना चाहिए, मृदा का गठन नहीं है, मृदा का निर्माण का कारक। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। अभी हमने पिछले पढ़ाया था, एक वेदिका होती है जो तीव्र ढाल पे बनाई जाती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। वेदिका का मतलब टेरेस और कृषि का मतलब कल्टीवेशन, नहीं होता टेरेस फार्मिंग, जो कि पहाड़ों पे की जाती है, ढालनुमा खेती, ठीक है ना। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक एक अच्छी वो है, विधि है। उसके बाद इस चैप्टर में मिलान दिया था, उनको भी मैंने समराइज किया है। देखिए कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, सॉरी क्वेश्चन आंसर छोड़ करके जो आपके MCQ क्वेश्चंस हैं, मिलान है, सत्य असत्य हैं, फिलअप हैं, उन सबको क्वेश्चन को मैंने जहाँ जहाँ चैप्टर का दिया मैंने सबको समराइज किया हुआ है। जैसे आपका मिलान, मिलान वर्णन दिया है, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग में आपका दिया हुआ है, जैसे भूमि उपयोग क्या है, तो मृदा का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक प्रकार की वो चीज होती है जो ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ होते हैं। चट्टान बांध से रिलेटेड क्या है, तो मृदा अपरदन को रोकना चट्टान बांध है। कृषि योग्य भूमि क्या होती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है वही तो कृषि योग्य भूमि होगी। अब आते हैं सत्य और असत्य वाले कथन पे। सत्य और असत्य कथन में आएंगे अब। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत का गंगा, क्या दिया हुआ है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान सर्वाधिक अत्यधिक आबादी का प्रदेश है। ये मैंने इसमें लगा ही लगाया, लेकिन ये बात सत्य है कि सबसे ज्यादा आबादी यहीं पाई जाती है। क्लियर है ना, गंगा के मैदान में। दूसरा पॉइंट क्या है आपके, कि तटीय प्रदेशों में, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना खाते हैं। देखिए पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में तो लगाए जाते हैं, और उनके बीच में खाली जगह भी छोड़ी जाती है, और उसी जगह में आपको जाहिर सी बात जगह छोड़ा गया है तो कोई ना कोई फसल तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी सही है। मानवीय हस्तक्षेप जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकता है, ये कहाँ हो सकता है, मानवीय हस्तक्षेप परिवर्तन को खराब कर देगा, यानी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लेकर के, चैप्टर नंबर 3 जो खनिज और शक्ति संसाधन है। अब आपके सामने चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है, खनिज और शक्ति संसाधन। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन को वह खनिज है।
खनिज अपने भौतिक गुणों जैसे रंग घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। गैस, यहाँ पे गैस होना चाहिए, गैस सेल है। सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। इस तरह सभी खनिज सेल हैं, लेकिन सभी सेल खनिज नहीं है। ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि संरचना के आधार पर खनिज मुख्यतः धात्विक तथा अधात्विक होते हैं। धात्विक खनिज क्या होता है? धात्विक खनिज पहली बात ये कच्चे रूप में होते हैं। लौह अलौह हो दोनों हो सकते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया। इन दोनों में क्या होता है? लोहा पाया जाता है, और लौह जो होगा तो लौह तो होगा ही। तो इस प्रकार के खनिज को हम धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं नहीं होती हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। अब कह रहा है कि गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित शैल समूहों जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के अवक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट तथा प्लेटिनम, ये सभी आग्नेय के उदाहरण हैं तथा कायांतरित शैलों में भी पाए जाने वाले सब के सब खनिज हैं। चूना पत्थर मैदानी तथा नवीन वलीत पर्वतों के अवसाद में पाए जाते हैं। जैसे आपके फ्रांस हो गया, फ्रांस का जो काकेसस प्रदेश है में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया तथा यूक्रेन, फिर नेक्स्ट क्या नीचे है में के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो चूना पत्थर है ना, वो मैदानी तथा वनित पर्वतों के अवसाद में पाए जाते हैं। उसके बाद जो फ्रांस का एक काकेसस प्रदेश है उसमें चूना पत्थर निक्षेप होते हैं। जैसे जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज का निक्षेप पाया जाता है। अल्जीरिया के जो आपको अल्जीरिया के क्षेत्र वहाँ पे फास्फेट के संस्तर, इसके अलग अलग टाइप के उदाहरण है। ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं पाया गया है। चीन, मलेशिया तथा इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी 3 उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन है? ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश तथा पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, ये उत्तर अमेरिका के खनिज निक्षेप हैं, ठीक है ना। लौह, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। फिर क्या दे रहा है? ब्राजील विश्व में उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। कौन? चिली और
पेरू। और विश्व में सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क ब्राजील में मिलता है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, एस्बेस्टस, हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया यहाँ पे पाए जाते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधन में सबसे धनी है। कौन? अफ्रीका। जैसे वहां पे हीरा हो गया, सोना, प्लेटिनम, इन सब का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अफ्रीका है। क्लियर है ना? ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली खान है जो, तथा कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर है ना? जैसे आप देख लीजिए कि विश्व की जो प्राचीनतम शैलें हैं वो ही लगभग पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से पॉइंट आउट मैंने करके बनाया है। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है आपका कि ट्रांस और अंटार्कटिक पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया जाता है। लोहा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? जिसे झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। अब आता है कि भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है भारत में? तो झारखंड हो गया, बिहार और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों में अभ्रक की उत्पादन सबसे ज्यादा होती है और विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक का केंद्र माना जाता है भारत। ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है। ये तो सबको पता होगा कि कर्नाटक के कोलार में, यहाँ पे लिखना चाहिए कर्नाटक के कोलार में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। भारत नमक का भी अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक भी है। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन होता है ना, वो क्वार्ट्जाइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम के जो अयस्क होते हैं वो बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में आते हैं, जैसे ईंधन, कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ये सभी के सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा तापीय ऊर्जा कहलाता है। कोयला से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश चीन है, यूएसए, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। ठीक है ना? भारत में कोयला रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया, धनबाद, बोकारो और झारखंड में पाया जाता है। पेट्रोलियम तथा इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि काला सोना किसे कहते हैं? तो जो भी पेट्रोलियम था उससे बने उत्पाद हैं उनको काला सोना कहते हैं। इसके पॉइंट कुछ हैं कि मुख्य उत्पादक देश पेट्रोलियम के कौन कौन से हैं? तो आपको पता है ईरान, इराक से सबसे ज़्यादा तेल आता है, सऊदी अरब, कतर, ये सारे देश हैं जो मुख्य उत्पादक देश हैं। भारत में कहाँ होता है? तो भारत में असम में डिगबोई, ठीक है ना, डिगबोई ये जगह है, वहाँ से। मुंबई में बॉम्बे हाई से, और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा, इन यहाँ से आप क्या होते हैं? पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैस मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से? यूके है, नॉर्वे है, रूस है और नीदरलैंड है। भारत में लगभग आपके जैसलमेर जो राजस्थान में पाया था वहाँ से, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा वहाँ से, और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ से आपके प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है
कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है और विश्व की ऊर्जा का लगभग 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होती है। और अग्रणी देश इसके कौन है? तो पराग्वे है। पराग्वे से सबसे ज्यादा जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसके बाद नॉर्वे है, ब्राजील है और चीन है। भारत में भी कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना वहां से भी की जाती है, गांधी सागर से किया जाता है, नागार्जुन सागर से किया जाता है और दामोदर नदी घाटी है, वहां से ये परियोजनाएं निकलती हैं जहां से आपका जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? अभी मैंने परंपरागत स्रोत पढ़े हैं। गैर परंपरागत कौन है? तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। ये सब के सब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। क्लियर है ना? अब आइए नेक्स्ट क्या कहता है कि परमाणु ऊर्जा ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए यूरेनियम और थोरियम होता है, ये के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। कौन सी? परमाणु ऊर्जा। ठीक है ना? इनके नाभिक में यूरेनियम और थोरियम होता है, वहां से परमाणु के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, जहां से ऊर्जा संग्रहित की जाती है, वही ऊर्जा आपकी परमाणु ऊर्जा कहलाती है। तो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक जो देखेंगे वो संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरा यूरोप है परमाणु ऊर्जा में। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा में थोरियम और यूरेनियम कितना इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, यूपी में नरौरा और कर्नाटक में कैगा जगह है। यहाँ से भारत में परमाणु ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूएसए का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र, ठीक है ना? यूएसए सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण तथा लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है का भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। भारत में कच्छ की खाड़ी, विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं रूस तथा फ्रांस में। निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में होता है, जैसे बायोगैस हो गया। बायोगैस में आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये चैप्टर नंबर 3 यहीं पे खत्म होता है और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इस बुक का ही है, मैंने अलग से नहीं लिया है। जो भी एनसीईआरटी के एमसीक्यू है ना, वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्ट, तो मैंने उनको भी नहीं छोड़ा है, उनको भी मैंने इसको समराइज करने की पूरी कोशिश की है। कौन सी खनिज विशेषता नहीं है? तो पहली बात, खनिज विशेषता पहले कौन सी है उनको देखते हैं। तो वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल ये सही है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिना रासायनिक संगठन के होगा ही नहीं। और विशेषता नहीं है, वे असमाप्य। अरे भैया, उसका जब ज्यादा यूज करेंगे तो समाप्त तो होगा ही ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उनका वितरण असमान है, बिल्कुल सही बात है। आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है। कौन सा अभ्रक उत्पादक नहीं है? तो अभ्रक उत्पादक मैंने बताया था, झारखंड है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, ये सारे लोग हैं। ठीक है ना? सॉरी, बिहार नहीं है। यहाँ पे कर्नाटक आपका ऑप्शन में नहीं है, जो अभ्रक का उत्पादक नहीं है। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा? अभी मैंने वन लाइनर बताया था, वो है चिली। चिली में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर का नाम है कृषि, उससे बात करते हैं। हम आपके सामने कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए कलर लेके चलते हैं रेड। तो विश्व में 50% लोग जो होते हैं ना, वो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या अब तक निर्भर किस पर है? तो कृषि पर है। सेरीकल्चर जो होती है ना, रेशम उत्पादन होता है।
मैं आपके सामने ना इसका थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन होता है। वीटी कल्चर होता है अंगूर पालन होता है। हार्टिकल्चर होता है वो सब्जी फूलों की और फलों की कृषि ये होती है। कृषि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है निर्वाह कृषि और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। चलिए निर्वाह कृषि देखते हैं क्या होती है। तो निर्वाह कृषि में किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। इसे गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि की में भी वर्गीकृत किया गया है। जो गहन गहन निर्वाह कृषि है ना, यह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में ज्यादा प्रचलित है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गहन निर्वाह कृषि कहाँ है, तो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपके कुछ स्थानांतरित कृषि हैं जो विश्व में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे आपकी झूमिंग, तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी पूर्वी भारत में हम झूमिंग नाम से जानते हैं। मैक्सिको में उसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। ब्राजील में उसको रोका के नाम से जानते हैं। मलेशिया में उसको लदांग के नाम से जानते हैं। मलेशिया में क्या जानते हैं? लदांग। और एक और नाम है स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन की कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है ना। तो रोपण कृषि का मुख्य जो क्षेत्र होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है। मलेशिया में जो रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय, इसके क्या हैं? रोपण कृषि के उदाहरण है। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। चावल में आएगा, चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है जिसे जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें चीन प्रथम उत्पादक करता है चावल का। और भारत में, और देखिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ऐसे देश हैं। पश्चिम बंगाल, और ये मतलब देश नहीं है, पश्चिम बंगाल तो हमारा ही है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पार्ट इसी का है, लेकिन ये भारत का पार्ट, ये बांग्लादेश। एक वर्ष में लगभग 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। किसकी? चावल की। मैं इस पेज को रिपीट हो गया, प्लीज इसको स्किप कर दीजिएगा। सॉरी, 2 बार, हाँ यहाँ से है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया गया है कि गेहूं के लिए आपको दोमट मिट्टी, मतलब गेहूं के लिए दोमट मिट्टी चाहिए। अमेरिका प्रथम उत्पादक करता है गेहूं का। कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और भारत, सब के सब क्या है? गेहूं को उत्पादक करता है, मतलब अच्छा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। कम वर्षा होनी चाहिए, उच्च से मध्यम तापमान होना चाहिए, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। मिलेट में आपका ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें आती हैं। मक्का के लिए सुअपवाहित ऊर्जा मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, रूस, चीन, कनाडा, भारत, मैक्सिको, इन सभी जगह में मक्का का उत्पादन अच्छा होता है। कपास के लिए काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा, ये दोनों ही सर्वोत्तम होती हैं। चीन में उत्पादन सबसे ज्यादा, फिर अमेरिका में, फिर तीसरे नंबर पे भारत में, फिर पाकिस्तान, ब्राजील, ये सब के सब अग्रणी देश हैं। पटसन, ये एग्जाम पूछता है, पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। पटसन को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश आपके सबसे ज्यादा इसमें पाए जाते हैं, ये पटसन होता है वहां पर। जैसे भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी देश हैं। किसके? तो पटसन के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है काफी। काफी जो होती है वो गर्म और आर्द्र जलवायु में होता है। दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है। पर्वतीय ढाल होना चाहिए, ज्यादा इससे ज्यादा उपयुक्त होता है।
ब्राजील कॉफी का अग्रणी है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी है, कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। इसके बाद कोलंबिया और भारत। ये जो चैप्टर है ना, इस पूरे क्लास 8 के एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। चाय, चाय के लिए ठंडी जलवायु होनी चाहिए तथा वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा होनी चाहिए। मतलब बारिश होते रहना चाहिए जिससे उसकी जो पत्तियां हो ना हमेशा हरी हरी रहें और ज्यादा से ज्यादा पत्ती हो, क्योंकि चाय में पत्ती ही तो ज्यादा चाहिए। तो जब बारिश होगी तो उसमें नमी बनेगी, नमी की वजह से पेड़ हरे भरे रहेंगे, पत्तियां अच्छी निकलेंगी, लाभ ज्यादा होगा। और जलवायु ठंडी होनी चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए और मंद ढाल होने की आवश्यकता होती है। मतलब पानी खेत में रुकना भी नहीं चाहिए, ढाल होकर के पानी बाहर की तरफ निकल जाए। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील जो देश हैं अधिकतर गहन कृषि करते हैं। आदिम जो निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण भी शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि में क्या क्या शामिल है? स्थानांतरित जलवासी पशुचारण भी शामिल है। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए, क्या है कि उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? उद्यान कृषि यही होती है ना, गेहूं उगाना तो उद्यान में उगाया नहीं जाएगा। आदिम कृषि तो अभी उन्हें पढ़ा ही है कि फलों और सब्जियों उगाना, यही आपका क्या होता है? उद्यान होता है, ठीक है ना। सुनहरा रेशा अभी आप पढ़ के आए हैं। सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? तो पटसन को बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश इसके सबसे उत्पादकता में आगे हैं, अग्रणी हैं। कॉफी का प्रमुख उत्पादक अभी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू पॉइंट से, ब्राजील। ब्राजील कॉफी के उत्पादन में सबसे ज्यादा होता है। कॉफी उत्पादन में भारत में देखेंगे ना, तो भारत में कर्नाटक का हिस्सा, ये मेरे ख्याल से काफी पाई जाती है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 है। टोटल 6 चैप्टर है, हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चैप्टर नंबर 5 है आपके सामने, जिसका चैप्टर नंबर 5 उद्योग है। कलर हम चेंज कर सकते हैं। चलिए, कलर आपके सामने ये वाला ले लेते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित होता है। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। सहकारी क्षेत्रों में उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होती है। ये सहकारी हो गया। उसके बाद जैसे इसमें देता है कि जो आनंद मिल्क यूनियन है लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सब के सब सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों के द्वारा होता है। कौन सा? संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। जैसे मारुति उद्योग है, ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग के अंतर्गत आएगा। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चा माल कहलाता है। कच्चे माल की उपलब्धता भूमि, जल, श्रम शक्ति एक ही में है, पूंजी, परिवहन, बाजार, ये सब के सब क्या हैं? ये कारक हैं जो उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कच्चा माल ही नहीं मिलेगा, उद्योग बन नहीं पाएगा। आपको जमीन ही नहीं मिलेगी, आपको मान लीजिए कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, जल ही नहीं मिल पा रहा है। श्रम का मतलब होता है लेबर ही नहीं मिल पा रही है। सारी चीजें आपके कारक होती हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। आपको कोई भी इससे ज्यादा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप केवल नोट्स पढ़ ली, केवल इस वीडियो को एक बार देख लीजिए अच्छे से। यदि नहीं समझ में दोबारा देख सकते हैं, फिर उसके बाद पीडीएफ पढ़िएगा, तब समझ में आएगा अच्छे से आपको। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, ये सब जगह होता है। विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश मुंबई, पुणे, बंगलौर, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। ये
अब हम देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भोपाल त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में रात 12:30 पर घटित होती है। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होता है, किसका? एक विषैली गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। पूछेगा किस गैस के रिसाव के कारण? तब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल त्रासदी होती है। कब होती है? तो 3 दिसंबर 1984। भोपाल आपका कहाँ पड़ता है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है ना? 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ चोंगिंग में एक गैस का कूप विस्फोट होता है। कब? 23 दिसंबर 2005 को। आप देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए होंगे बीपीएससी टीचर के लिए ना, तो वो डेटा टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा कहीं कहीं फॉलो कर रहा है। एकदम डेट ऐसे दे रहा है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डेट पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। अब आते हैं प्रगलन क्या है। तो प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप निष्कासित किया जाता है। प्रगलन क्या कहलाता है? यह क्या होता है कि जितने डिग्री पे वो गलनांक गलेगा उससे अधिक ताप उसको दे दिया जाएगा और वहां से उसको निष्कासित किया जाएगा किसी भी धातु को। तो उस अवस्था को, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। क्लियर है ना? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लौह इस्पात उद्योग जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान तथा रूस। वस्त्र उद्योग आपका आएगा भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। क्लियर है ना? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो होते हैं ना, वो मध्यवर्ती जो कैलिफोर्निया है का सिलिकॉन घाटी में और भारत में बंगलौर प्रदेश, बंगलौर कर्नाटक में पड़ता है। तो बंगलौर को आपको पता ना सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं हम। और आधुनिक युगों का मेरुदंड इस्पात कहलाता है। जो इस्पात है ना, वो आधुनिक युगों का मेरुदंड कहलाता है। टिस्को, जिसको बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात कारखाना था। इसकी स्थापना 1907 में होती है। कहाँ होती है? तो झारखंड में एक नदी है स्वर्णरेखा और खरकई। इस नदी के संगम के समीप साकची नामक जगह पे टिस्को की स्थापना होती है। टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर साकची नामक जगह पर टिस्को की स्थापना होती है, जो 1947 से पूर्व केवल एक ही इस्पात का कारखाना था। अब तो आजकल इस कारखाने में बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त हो जाता है। ग्रेट लेक्स आपने सुना भी होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ग्रेट लेक्स का नाम सुना होगा। ग्रेट लेक्स में देखिए कौन कौन सी झीलें आती हैं। पहला होता है सुपीरियर झील, सबसे बड़ी झील है ये। उसके बाद ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। ये जो 5 झीलें हैं ना, इन झीलों को बोलते हैं ग्रेट लेक्स। इनका क्रम भी पूछ देता है। सुपीरियर लेक्स पूछता है कितने झीलों का मिश्रण है, कितने झीलों का ये मतलब कॉम्बिनेशन है। तो 5 झीलें, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी, इनको मिलाकर हम ग्रेट लेक्स का नाम देते हैं। जिसमें जो सुपीरियर लेक्स है ना, वो सबसे बड़ी है और जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रभाव पर भी स्थित है। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, यूएसए का महत्वपूर्ण इस्पात नगर पिट्सबर्ग है। क्या है? पिट्सबर्ग। लौह अयस्क मिनसोटा की खोले लोहे की खानों से प्राप्त होता है। ये ध्यान देना, मिनसोटा कहाँ है, कहाँ की खान है ये? तो यूएसए का है, जो लोहे की खान है। ठीक है ना?
ओहियो, मोनोगहेला और एल्टानी नदियों से आपकी जल प्राप्त होता है। एल्घनी नदी है, सॉरी, ये एल्घनी है, ठीक है ना। रेसे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेसे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिनन जो होता है ना वो प्राकृतिक रेशा में अंतर्गत आता है। पूछ देगा कौन सी इसमें प्राकृतिक रेसे हैं, आपके 4 ऑप्शन देगा, उसमें हो सकता है एक एलिमिनेट कर दे या 4 एलिमिनेट कर दे, या कोई नहीं एलिमिनेट करे, एक से ज्यादा दे सकता है। तो ऊन जो पता ही है, सिल्क पता ही है, कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, ये और जूट से प्राप्त किए जाते हैं कौन, प्राकृतिक रेशे। क्लियर है ना। चलिए अब देखें कि मानव निर्मित रेशे कौन से हैं। तो मानव निर्मित जो रेशे हैं उसमें नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और रेयान है। रेयान, ये सब के सब मानव निर्मित रेशे हैं। देश का प्रथम वस्त्र का उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, ठीक है ना, भारत में। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का, ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत तथा बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र बने होने के कारण सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विख्यात थे। मतलब ये जो चीजें ना यहाँ की बहुत प्रसिद्ध थी, जैसे मसूलीपट्टनम, ये सब के सब क्या थे, सूती वस्त्र से बने हुए चीजें थी जो अपने में सबसे ज्यादा विख्यात उस समय थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित होता है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का क्या कहता है, मैनचेस्टर। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल, और अहमदाबाद देखिएगा यह कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के केंद्र में अवस्थित है, ठीक है ना। मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जैसे आपका अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, वैसे ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। यहाँ योडो नदी मीलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। कहाँ पे, ओसाका जापान में। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः निर्भर है, किस पर निर्भर है, आयातित कच्चे मालों पर निर्भर। जैसे हमारे भारत से भी कच्चा माल वहां पे जाता है, तो उसके वहां प्रोडक्शन तो कच्चे माल की होती नहीं है, इसलिए कंप्लीटली पूर्णतः क्या होता है, आयातित कच्चे मालों पर निर्भर है। बंगलौर दक्कन पठार पर अवस्थित है। कहाँ, ध्यान दीजिएगा, बंगलौर दक्कन पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। मैंने पहले बताया था सिलिकॉन वैली कहा जाता है इनको। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक क्या है, भाग है। पूछता है सिलिकॉन घाटी किसका भाग है, तो सांता क्लारा घाटी का भाग है, जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने किया था। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई, कि सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा सबसे पहले किस राज्य सरकार ने कब की, 1952 में कर्नाटक सरकार ने किया था। अन्य स्थान जैसे गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, कोच्चि हो गई, चंडीगढ़ हो गया, ये सब के सब सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण केंद्र आज बन गए हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में एमसीक्यू हैं उनको क्वेश्चन को देखते हैं। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कहाँ पे, तो बंगलौर में। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, अभी आपने पढ़ा था, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। मैंने अभी पीछे वाले पढ़ाया है, कौन, तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को हम क्या बोलते हैं, सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। आप नोट्स पढ़ लेंगे ना, कोई भी एमसीक्यू छूटने वाला नहीं है आपसे, ये तो 100% है। नेक्स्ट देखिए,
कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? अभी मैंने पढ़ा था नायलॉन मानव निर्मित है, एक्रिलिक भी मानव निर्मित है, रेयान भी मानव निर्मित है, पढ़ाया था। लेकिन जो जूट है ना वो प्राकृतिक रेशा है। मैं पढ़ा था लिनन है, जूट है, आपके कपास है, सारी की चीजें क्या होती हैं? प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आती हैं। अभी हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 की तरफ, मानव संसाधन, लास्ट चैप्टर है। बहुत वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 से सवा घंटे की वीडियो होगी। आप उसको चाहें तो आराम से देख सकते हैं, एक बार में देख लेंगे। मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण भारत सरकार द्वारा लोगों के कौशल बढ़ाने के लिए किया गया था। एक क्वेश्चन एक और जनरेट हो गया, क्या कि मानव संसाधन मंत्रालय कब बना? 1985 में। किस लिए बना था? तो मनुष्यों के, मानव के कौशल को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का प्रतिरूप कहते हैं। तो जिस प्रकार लोग फैले हैं, जिस प्रकार लोग रहते हैं, वो जनसंख्या का प्रतिरूप है, उनका रूप है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% से अधिक भाग पर, भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करता है। अभी मैंने पहले भी पढ़ा था शायद इस चीज को। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एशिया और अफ्रीका में लगभग 3/4 लोग रहते हैं। सोचिए, बड़ा है, आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है एशिया है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूछेगा इंडिया की डेंसिटी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 324 है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 324 लोग रहते हैं। कहने का मतलब ये। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने क्षेत्र बसे क्षेत्र हैं, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बसते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। 1970 में 3 अरब पहुंच गई और 1999 या 92 में लगभग 6 अरब के आसपास थी जनसंख्या। चलिए, जन्म दर का अर्थ क्या होता है कि 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग जीवित जनसंख्या, कितने जीवित जन्म हो रहे हैं, लोग बचे हैं। और मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या कितनी है। 1000 लोग में कितने लोग मर गए? 1000 लोग पैदा हुए, उसमें मरे कितने, और 1000 लोग पैदा हुए उसमें जिंदा कितने लोग हैं, ये कहने मतलब है। आप्रवास का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है। और उत्प्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। जैसे मान लीजिए भारत से पाकिस्तान गए तो क्या हुआ? उत्प्रवास हुआ कि क्या हुआ? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, तो हम जा रहे हैं पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान जाए भाई, हम अमेरिका जा सकते हैं, हम अमेरिका चले गए। तो अमेरिका गए तो व्यक्ति एक देश को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब उत्प्रवास हो गया। और जब व्यक्ति एक नए देश में जाता है, मतलब कि वहां से हट करके दूसरी जगह चला गया, तो वो अप्रवास हो गया। क्लियर है ना? अब आइए नेक्स्ट में, केन्या जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची है। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर तथा मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत मंद है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसमें आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या बोलते हैं? आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। यह एक देश में पुरुष और स्त्री की जो वर्तमान जनसंख्या होती है ना, उनके आयु वर्ग को भी दर्शा सकते हैं। ये ट्रायंगुलर टाइप का होता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मृत्यु दर भी ज्यादा है और जन्म दर भी ज्यादा है, उसका पिरामिड कैसा होना चाहिए? उसका जो पिरामिड होगा ना, वो आधार पर चौड़ा होगा और ऊपर तीव्रता से सरकना मतलब काफी पतला होता चला जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत बच्चे जन्म तो लेते हैं और अधिकतर उसमें से मर जाते हैं, तो बूढ़ों की संख्या काफी कम हो जाती है, मतलब वृद्ध लोग बहुत ही कम बढ़ जाते हैं। इसलिए उसका आधार चौड़ा हो जाता है और ऊपर सरकरा हो जाता है। ठीक है ना? ये कन्या ऐसा ही है। जिस देश में मृत्यु दर कम हो, युवा वर्ग आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा, क्योंकि उसमें शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ऐसा पिरामिड जिसे भारत का भी है। ठीक है ना? हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है, मतलब 1000 पुरुषों पर मरनों की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए हमारा पिरामिड भारत का अलग है। ठीक है ना? इनका पिरामिड चौड़ा है। कम जनधन वाले जैसे जापान हो गए, इन देशों का पिरामिड संकरा है। कैसा है? शंकरा। शंकरा का मतलब आपकी काफी पतला है। ठीक है ना?
क्योंकि जन्म दर वहाँ पे कम है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं कि जनसंख्या वितरण से तात्पर्य क्या है। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाली संख्या, ये तो विशिष्ट क्षेत्र में होती, ये तो जनसंख्या वितरण हुआ नहीं। जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, ठीक है ना, ये आपके जनसंख्या वितरण कहलाता है। 3 मुख्य घटक का भी जनसंख्या परिवर्तन हो सकता है, जैसे मान लीजिए मृत्यु होगा, जन्म होगा, यहाँ से लोग छोड़कर दूसरी जगह रहे, प्रवास हो गया, ये आपके जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। लोग मर गए तो खत्म हो गए, जन्म ले रहे हैं तो बढ़ गया, प्रवास का मतलब यहाँ से चले गए तो भी जनसंख्या में कमी आ गई, ये आपका होता है पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 इसमें देखते हैं, एमसीक्यू है ये। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? मैंने बताया था ना, एमसीक्यू आ गया इसका कि 6 अरब लगभग थी। 1999 में लगभग कितनी थी? 6 अरब थी। और पहले वाले डाटा मैंने आपको दिया हुआ है, कब 1 अरब थी, कब 3 अरब थी। जनसंख्या पिरामिड होता क्या है? तो ये जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है, जिनको एक क्या करते हैं हम, त्रिभुजाकार पिरामिड को बना करके देखते हैं। तो पिरामिड क्या है? आयु लिंग का, आयु लिंग अभी बताया था, इसका दूसरा नाम इसका दूसरा नाम क्या बताया था अभी? जस्ट मैंने आपको पिरामिड का दूसरा नाम बताया था ना, आयु लिंग पिरामिड, यहाँ बताया तो था, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। क्लियर है ना? तो ऑप्शन मिल गया आपको। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से फिलर भी बाकी है, देखते हैं फिलर में क्या है। फिलर में है कि जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ मानते हैं, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु होगी और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन क्षेत्र भी आएंगे, तो वहां पर जनसंख्या काफी लोग आकर्षित होते चले जाते हैं। ये आपके फीलर्स थे, ये आपके एमसीक्यू थे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट एनसीईआरटी करा दिया। एनसीईआरटी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाकर के टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करिए, वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको पसंद आया तो उसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लें वीडियो अच्छी लगो तो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।